मेडिकल अबॉर्शन क्या होता है, आइए समझते हैं इस बारे में। मैं हूं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट, और आज आपको डिटेल में बताने वाली हूं कि किन इंडिकेशंस में हम दवाइयों से आपका प्रेगनेंसी को हटा सकते हैं और किन इंडिकेशंस में हमको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, क्या प्रोटोकॉल है दवाई खाने का, क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं इमीडिएट या लॉन्ग टर्म। हम इन सभी टॉपिक से बात करने वाले हैं मेरे इस वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन मेडिकल अबॉर्शन। कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कई बार, कपल्स यंग हैं, न्यूली मैरिड हैं, दे डोंट वांट टू प्लान दिस प्रेगनेंसी, या बच्चे की हार्ट बीट आई ही नहीं, या हार्ट बीट आके चली गई, या बहुत हैवी ब्लीडिंग हो गया। ऐसे कुछ कंडीशंस होती हैं जहां हमको प्रेगनेंसी को इंटरप्ट करना पड़ता है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं मैम हमको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए फॉर वट एवर रीजन्स जो मैंने आपको अभी भी बताए। तो पहले हमारी चीज़ जानने की जो होती है पेशेंट का लास्ट पीरियड कब आया और उनके उस हिसाब से कितने वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अभी हो रहा है। देन वी वांट टू मैच इट विद द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। तो अर्ली प्रेगनेंसी में हमको ज़रूर चाहिए एक अल्ट्रासाउंड, 2-3 कारणों से। ये लोकेट करने के लिए कि प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है और प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है, कोई ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबल प्रेगनेंसी तो नहीं है, या ज़्यादा बड़ी प्रेगनेंसी तो नहीं है, कोई पेशेंट को डेट्स कई बार ठीक से याद नहीं रहते। तो इन दोनों तीनों चीज़ों के लिए हम जानना चाहेंगे अल्ट्रासाउंड से कि आपकी प्रेगनेंसी कहाँ पे और कितने वीक्स की है। सेकेंड थिंग इज़ हम पेशेंट को पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि वो अबॉर्शन क्यों कराना चाहते हैं। अक्सर पेशेंट्स का रीज़न होता है अभी हमारा फ्यूचर प्लान नहीं है, घर नहीं है, जॉब में डिमांड नहीं है। तो वी ट्राई टू काउंसिल देम, बिकॉज एक एज होती है प्रेगनेंसी के लिए। अगर आप यंग हैं, इजीली प्रेगनेंसी ठहर गई है, तो वाई रिमूव इट। हम पूरी अपनी तरफ से जितना हो सकता है काउंसलिंग करते हैं, और कुछ पेशेंट्स स्ट्रिक्टली नहीं मानते कई बार। लेकिन अगर प्रेगनेंसी बढ़ ही नहीं रही है तो हमको इंटेंशनली उसको ख़त्म करना ही पड़ता है। हम 1-2 ब्लड टेस्ट भी पेशेंट से करवाते हैं, जैसे कि उनका हीमोग्लोबिन स्टेटस, कहीं पेशेंट बहुत एनीमिक तो नहीं है, और उनका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव तो नहीं है। मेरा पूरा वीडियो है RH नेगेटिव प्रेगनेंसी पे, उसको आप ज़रूर सुने, सो यू विल नो कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये जानना। क्योंकि इस बच्चे को तो कुछ नहीं होगा, पर आगे आने वाली प्रेगनेंसीज़ में प्रेगनेंसीज ख़राब हो सकती हैं अगर हमको नेगेटिव ब्लड ग्रुप पता नहीं चला। अब अगर पेशेंट रिपोर्ट लेके आते हैं और प्रेगनेंसी 5 वीक्स 6 वीक्स है, अप टू 7 वीक्स हम मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हमको प्रेगनेंसी दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अल्ट्रासाउंड में सस्पिशियस ऑफ प्रेगनेंसी है, क्लियर नहीं दिख रहा है। वी हैव टू बी श्योर कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है और इतने वीक्स की है, एंड प्रेफरेबली लेस देन 7 वीक्स। तो हम मेडिकल अबॉर्शन कर सकते हैं। 7 to 9 वीक्स भी हम कर सकते हैं, पर सक्सेस रेट थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है जैसे जैसे नंबर ऑफ वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ते जाते हैं। ऐसा कोई मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता, पर अगर पेशेंट को कोई बहुत ही सीरियस मेडिकल बीमारी है जहाँ पे कि उसको ऑब्जर्वेशन में रखना ज़रूरी है, वहाँ मेडिकल अबॉर्शन एडवाइस नहीं करते। और सर्जिकल अबॉर्शन इज़ फॉर लेटर जेस्टेशन, मतलब कि किसी की 9 हफ्ते से ज़्यादा प्रेगनेंसी है तो सर्जिकल अबॉर्शन होता है। कुछ कंट्रीज़ में 9 वीक्स के बाद भी मेडिकल अबॉर्शन होता है, पर इंडिया में यूजुअली हम लोग अप टू 7 वीक्स बहुत कॉन्फिडेंटली देते हैं, क्योंकि 95% पेशेंट्स में सक्सेसफुली अबॉर्शन हो जाता है। उससे बड़ी प्रेगनेंसी में थोड़ा सा सक्सेस रेट कम हो जाता है। अब हमने पेशेंट सेलेक्ट कर लिया, सो व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल। पेशेंट को बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, जैसे कि रजिस्टर्स होते हैं जो साइन करने पड़ते हैं। ये गवर्नमेंट के डायरेक्टेड सुपरविजन में हम कर सकते हैं ये काम। सभी डॉक्टर्स को ये फॉलो करना होता है, हर सेंटर पे ये फॉलो किया जाता है। कुछ ही गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सेंटर्स है जहाँ पे आप ये MTP करा सकते हैं, और आपको ये फॉर्म से भरना होता है कि आप किस कारण से MTP कराना चाहते हैं। क्या आपका कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर था या बच्चे में एबनॉर्मेलिटी है। इन सबको देखते हुए हम आपके फॉर्म्स भरवाते हैं, आपका सिग्नेचर्स लेते हैं। वो रिकॉर्ड्स हमको काफ़ी समय तक रखने होते हैं। कुछ क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स इसका एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं, बिकॉज दे हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज़ बिफोर गिविंग यू मेडिसिन। अब जब आप डॉक्टर के पास फाइनली डिसीजन लेके जा रहे हैं कि आपका मेडिकल अबॉर्शन होना है, तो आपको डॉक्टर ये भी बताते हैं कि 95% आपका हो जाएगा, बट 5% इट मे फेल। इफ़ इट फेल्स तो उसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। पेशेंट हैज़ टू नो दैट देयर इज नथिंग 100% इन मेडिकल साइंस। फिर आपको डॉक्टर यूजुअली एक किट देते हैं, जैसे इंडिया में अवेलेबल है किट्स। इसमें एक टैबलेट अलग होती है मिफेप्रिस्टोन की, और 4 टैबलेट्स होती है मीज़ोप्रेस्टोन। मिफेप्रिस्टोन का काम है, जो ऊपर एक दवा होती है, कि आपकी प्रेगनेंसी को बढ़ने से रोके। मतलब हार्मोन्स अभी तो तैयार नहीं है प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए, पर आपकी बढ़ती हुई प्रेगनेंसी को वो रोक लगाता है। और मीज़ोप्रेस्टोल का काम है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शंस दिलाना, जिससे कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होकर उस प्रेगनेंसी को एक्सपेल करे। तो दोनों दवाइयों का लेना ज़रूरी है, पहले मिफेप्रिस्टोन फॉलोड बाय मीज़ोप्रेस्टोल एट अ गैप ऑफ 48 आवर्स। हम पेशेंट को समझाते हैं कि आप घर में दवा लेंगे, आपको फर्स्ट टैबलेट से भी ब्लीडिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, पर अक्सर सेकंड डोज जो आप लेते हैं उसी से आपको ब्लीडिंग होती है घर में ही, और थोड़ा पीरियड से ज़्यादा हो सकती है, थोड़ा सा पेनफुल हो सकती है, पर इट इज़ नथिंग अनबियरेबल।
अक्सर ब्लीडिंग नेक्स्ट 24 आवर्स में स्टार्ट हो जाती है सेकेंड डोज के बाद, और 5-6 घंटे थोड़ी हैवी होकर फिर पीरियड्स की तरह धीरे धीरे सेकेंड थर्ड डे से कम होती हुई 4 से 5 दिन में बंद हो जाती है। कभी कभी पेशेंट्स को स्पॉटिंग ऑफ एंड ऑन चल सकती है, जो कि थोड़े लंबे समय 7-8 दिन भी चल सकती है। पर अक्सर ब्लीडिंग 5 से 7 दिन में बंद हो गई, इसका मतलब हमको एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन मिलता है कि यूट्रस ने सारा टिश्यू निकाल दिया। कभी कभी जो परसिस्टेंट ब्लीडिंग रहती है उसमें अक्सर अल्ट्रासाउंड करने पे हमें पीसेस मिलते हैं अंदर। इंस्ट्रक्शंस में पेशेंट ने सारे फॉर्म्स भरे, अपना ब्लड ग्रुप बताया, अपना हीमोग्लोबिन स्टेटस चेक किया डॉक्टर के साथ, और फिर आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। आपको एक इमरजेंसी नंबर भी देते हैं कि अगर आपको रात बेरात कोई ज़रूरत पड़े तो आप किसको कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि क्लिनिक्स कई बार रात में डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, तो विच हॉस्पिटल इज़ डॉक्टर अटैच टू, जहाँ आप इमरजेंसी में जा सकते हैं। क्या इमरजेंसी सिचुएशंस होंगी वो मैं आपको अभी आगे बताऊँ। आपको डॉक्टर साथ में कुछ मेडिसिन और देते हैं, जैसे कि कुछ पेन किलर्स, कुछ एसिडिटी की दवाएं, गैस की दवाएं, कभी हल्का बहुत फीवर आ सकता है, थोड़ा लूज मोशन हो सकता है, उन सभी की रेमेडी डॉक्टर आपको साथ में लिख के देंगे। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, दैट इज़ विच यू शुड नॉट फॉरगेट इज़, आपको 2 हफ्ते बाद एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करानी होती है और डॉक्टर से वापस मिलना होता है अपने उस अल्ट्रासाउंड के साथ, तो मेक श्योर कि अंदर कोई टुकड़ा तो नहीं छूटा, क्योंकि आगे जब प्रेगनेंसीज आप प्लान करेंगे तो उसमें वो हिंडर ना करे और कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना बनाए जिससे आपके यूट्रस में कोई बीमारी हो जाए। आपको 2 हफ्ते के बाद डॉक्टर के पास वापस जाना बहुत ज़रूरी है। अब ये दवाएं, जो फर्स्ट दवा है वो खाने की है, जो सेकंड दवा होती है उसको 2-3 रूट से लिया जा सकता है, खाया जा सकता है, वेजाइनली इंसर्ट किया जा सकता है, पर रेक्टम भी दी जा सकती है। पेशेंट्स को जब हम पर वेजाइनल बताते हैं थोड़ा सा वो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, पर ये लोकल इंसर्ट करने के बाद वो सो जाएंगे तो रात में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होंगे। अब आप जानना चाहेंगे इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मीन्स इमीडिएट, थोड़ा नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, पेन हो सकता है, ब्लीडिंग तो ऑब्वियसली डिजायर्ड है जो हमको चाहिए जिससे कि सब कुछ निकल जाए, हल्का फीवर, थोड़े बहुत लूज मोशंस हो सकते हैं। कभी कभी पेशेंट्स को थोड़ी ज़्यादा भी ब्लीडिंग हो सकती है, सो वी टेल देम एज वार्निंग साइन। लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ नहीं है, बट इसके कारण कोई इनफर्टिलिटी हो जाती हो ऐसा भी नहीं है। ऐसे लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स कुछ खास नहीं है। क्या इमरजेंसी सिचुएशंस है जब आपको हॉस्पिटल रश करना पड़े, डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना पड़े? अगर आपकी ब्लीडिंग 4-5 आवर्स के बाद भी अनकंट्रोल्ड लाइक अ टैप ऑफ वाटर आप ब्लीड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ रहा है, देन यू शुड रीच द नियर बाय हॉस्पिटल जो आपको डॉक्टर ने बताया है। और कभी कभी ऐसे में हमको इंजेक्शन भी देना पड़ता है थोड़ा ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। और या आपको चक्कर इतने आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, मे बी आपका बीपी फॉल कर रहा हो, तो ऐसे में नमक वाली चीज़ें, मे बी अ लेमन ग्लास ऑफ लाइम वाटर विद शुगर एंड सॉल्ट एडेड, नींबू पानी, चीनी और नमक मिला के आप पियेंगी तो आपका बीपी मेंटेन रहेगा। अपने खाने पीने का ख्याल रखें, अपनी स्लीप वगैरह प्रॉपर रखें। थोड़ी वीकनेस हो सकती है जिसका आपको ख्याल रखना है। पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है हम कितनी छुट्टी लें डॉक्टर, 7 दिन की, 4 दिन की? तो यूजुअली फर्स्ट दवा से कुछ नहीं होता, इट्स ओनली आफ्टर द सेकेंड टैबलेट। बेटर है अगर आप 1 और 2 डेज़ की छुट्टी अगर ले सकती हैं तो अच्छा है। यू कैन प्लान इट इन सच अ वे कि जिससे आपका वीकेंड पे पड़े तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अक्सर से 1 और 2 डेज में पेशेंट्स ठीक रहते हैं, दे कैन रिज्यूम देयर ऑफिस एंड नॉर्मल हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप 2 वीक्स के बाद डॉक्टर के पास जाएंगी तो क्या होगा? 2 वीक्स के बाद डॉक्टर आपसे पूछेंगे आपकी ब्लीडिंग कब से कब तक हुई, कब से बंद हो गई, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखेंगे। अगर अल्ट्रासाउंड क्लियर है तो कोई फर्दर घबराने की बात नहीं है। कभी कभी आपके अल्ट्रासाउंड में आ सकता है RPOCs, मतलब रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। मेरा पूरा वीडियो है इस मेरे चैनल की शुरुआत में, फर्स्ट वीडियो मेरा RPOCs पे ही था। इफ़ यू वॉच इट तो आपको पता चलेगा कि RPOCs का क्या सिग्निफिकेंस है, उसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते, जिससे अगेन आपको आने वाले प्रेगनेंसीज अच्छे से हो जाए। ये इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं, यूट्रस की वॉल्स को चिपकाने का कारण बन सकते हैं, इरेगुलर पीरियड्स, हेवी पीरियड्स का कारण बन सकते हैं, उसको निकलवाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको डॉक्टर फिर से दवाई दें आपके पीरियड्स कराने के लिए, वही मीज़ोप्रेस्टोल, जिससे कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और शायद वो छोटा मोटा पीस है वो निकल जाएगा। हो सकता है डॉक्टर आपको कोई पीरियड्स की दवा दे जिससे पीरियड्स में निकल जाए। पर अगर पीस बड़ा है और आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर एडवाइजेबल है कि आप क्लीन करा लें, उसको सर्जिकल प्रोसीजर कहते हैं, सक्शन एवैक्यूएशन, डायलेट, DNC भी कॉमन भाषा में कहते हैं। वो बेहोशी में किया जाता है, डे केयर में हो जाता है कुछ ही घंटों में, जिससे कि आपका यूट्रस इमीडिएटली क्लीन हो जाए। इसके बाद क्या होता है, अगर आप बिल्कुल फिट हैं तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आपका अगला पीरियड थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, मे बी 1 और 2 वीक्स अर्ली और लेट। पर बहुत ज़रूरी है कि जो भी कारण से आपने अबॉर्शन कराया था, आपको 3 मंथ्स का रिकवरी टाइम तो ज़रूर चाहिए। तो उस समय आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर सकती हैं जिससे कि आपके पीरियड्स भी रेगुलर आते रहें, या हस्बैंड बैरियर्स का, कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करें। कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए जिससे आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी आपकी मर्ज़ी के हिसाब से और हेल्दी प्रेगनेंसी। आज हमने बात की मेडिकल अबॉर्शन किन कंडीशन में किया जाता है, क्या सक्सेस रेट है, कैसे दवाई खाई जाती है, किन बातों का ध्यान रखना है आपको,
और किन अलार्मिंग साइंस में आपको हॉस्पिटल वापस जाना है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स बताए और ये भी डिस्कस किया कि उसके बाद आपको 3 मंथ्स तक प्रेगनेंसी नहीं करनी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक एंड शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। हर संडे हमारा एक नया वीडियो आता है और हर थर्सडे एंड सैटरडे हमारा एक नया शॉर्ट आता है आपकी ही किसी ऐसी छोटी सी समस्या को सुलझाने के लिए। थैंक यू एंड टेक केयर। गुड बाय।